जय श्री राम। आज मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताने जा रहा हूं। टाइम इज मनी। जी हाँ, देखते ही देखते 31 मार्च इस फाइनेंशियल ईयर की वापस आने वाली है और आई एम श्योर आपने अभी भी ये डिसाइड नहीं किया होगा या आप अभी भी कंफ्यूज्ड होंगे कि कैसे टैक्स बचाएं। और अगर आप अपना टैक्स बचाना चाहते हो और अपने मनी को सेव करना चाहते हो तो कुछ मिनट्स निकाल के अपना टाइम स्पेंड करो और इस वीडियो को देखना ना भूलो, बिकॉज टाइम इज मनी। जैसा कि मैंने बताया, टाइम इज मनी। सो सबसे पहली चीज जो सेलेक्ट करनी है वह है ओल्ड टैक्स स्कीम या न्यू टैक्स स्कीम। तो अगर आपने अपनी खुद की, फैमिली मेंबर की या डिपेंडेंट की लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिक्लेम, म्यूचुअल फंड, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड, कोई तरह के एनएससी, पीपीएफ या कोई टैक्स सेवर एफडीआर, इन सब चीजों में इन्वेस्ट किया हुआ है जो कि 80C के अंदर डिडक्टेबल है, या मेडिक्लेम इंश्योरेंस जो कि 80D में डिडक्टेबल है खुद के या खुद के पेरेंट्स की, या ऐसी कोई डोनेशन जो 80G में डिडक्टेबल है, या कोई पॉलिटिकल पार्टी जिसका नोटिस भी आपको आया हो और आपने उसके बाद भी 80GGB या 80GGC में डिडक्शन क्लेम की हो, और आपका होम लोन इंटरेस्ट भी चल रहा हो, या आपने एलटीए की डिडक्शन भी ली हो, और इन सब कैलकुलेशन को या इन सब डिडक्शंस को अपनी ग्रॉस टोटल इनकम से कम करके अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा आती है तो बेटर है आप न्यू टैक्स स्कीम में चले जाएं। बट अगर इन सब डिडक्शंस को यूज करके या डिडक्ट करके आपकी इनकम 10 लाख से कम रहती है तो बेटर रहेगा कि आप ओल्ड टैक्स स्कीम में ही रहें। और फिर भी कंफ्यूज्ड हो और यह डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि ओल्ड में रहें या न्यू में, तो एक काम करो, मुझे मैसेज करो और अपनी डिटेल शेयर करो। मैं आपको सजेस्ट करके बताऊंगा कि ओल्ड टैक्स स्कीम चूज करें या न्यू टैक्स स्कीम। सो डोंट फॉरगेट एंड डू मैसेज मी। सेकेंड ऑप्शन या सेकेंड थिंग जो हमें ये 31 मार्च ऑफ 2025 से पहले देखनी चाहिए वह है हमारे 80C के इन्वेस्टमेंट्स। चाहे हम अभी कंफ्यूज्ड हैं कि हम न्यू टैक्स स्कीम सेलेक्ट करें या ओल्ड टैक्स स्कीम सेलेक्ट करें, बट फिर भी तैयारी तो दोनों स्कीम के हिसाब से कर लेनी चाहिए। और हम इंडियंस कंजर्वेटिव लोग हैं, हम हमेशा बचत में विश्वास रखते हैं, इसीलिए 80C में अगर हम कुछ ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हमारी या हमारे डिपेंडेंट फैमिली मेंबर की, या ELSS लिंक्ड म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि मार्केट्स भी नीचे हैं, इट इज अ गुड टाइम टू एंटर द मार्केट्स थ्रू रेगुलर सिप्स, NSC, PPF या पोस्ट ऑफिस की 5 ईयर डिपॉजिट्स जो सीनियर सिटीजन्स को काफ़ी अच्छी लगती हैं। इसके अलावा टैक्स सेवर FDRs, एंड अगर आपके कोई फीमेल चाइल्ड है तो उसके लिए सुकन्या समृद्धि स्कीम जिसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो इन सब ऑप्शंस में आप इन्वेस्ट करके 80C का बेनिफिट तो ले ही सकते हो, साथ में अपने फ्यूचर के लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग भी कर सकते। सो यह ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए या अपना कंफ्यूजन कि न्यू टैक्स स्कीम चूज करें या ओल्ड टैक्स स्कीम चूज करें, उसके बावजूद मैं यह सजेस्ट करूंगा कि इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए कुछ टाइम स्पेंड करें और इनमें कुछ इन्वेस्ट जरूर करें फॉर योर गुड फ्यूचर। क्या आपको पता है कि NPS कंट्रीब्यूशन ओल्ड टैक्स स्कीम एंड न्यू टैक्स स्कीम दोनों के अंदर अलाउबल है? जी हाँ, न्यू टैक्स स्कीम में सिर्फ NPS कंट्रीब्यूशन अप टू 50,000 रुपीज डिडक्टेबल है। तो इसलिए चाहे ओल्ड टैक्स स्कीम सेलेक्ट करो या न्यू टैक्स स्कीम सेलेक्ट करो, यह मत भूलो कि अपने अच्छे रिटायरमेंट के लिए NPS को जरूर सब्सक्राइब करो। अगर आप कोई मेट्रो सिटी में रहते हैं या कोई छोटी सिटी में भी रहते हैं तो आपको यह अंदाजा जरूर होगा कि आज के ज़माने में मेडिकल खर्चे कितने बढ़े हुए हैं। 10 से 20% इन्फ्लेशन है मेडिकल कॉस्ट में, और इसलिए अपनी टैक्स प्लानिंग करते हुए या इस फाइनेंशियल ईयर को क्लोज करते हुए यह जरूर ध्यान रखो कि एक अपना, अपनी फैमिली का, और अगर आपके डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं तो उनका मेडिकल इंश्योरेंस
अपनी पर्सनल कैपेसिटी में अदर देन दैट इज गिवन टू यू बाय योर एम्प्लॉयर जरूर लेकर रखो। और इसकी डिडक्शन सेक्शन 80D में ओल्ड स्कीम में मिलती है। अगर आप अपना खुद का और अपनी फैमिली का लेते हैं तो 25,000 रुपए की डिडक्शन है, और अपने डिपेंडेंट पेरेंट्स का 50,000 रुपीज तक डिडक्शन अवेलेबल है, और मेडिकल हेल्थ चेकअप का 5,000 का अलग डिडक्शन ये भी अवेलेबल है। सो अपनी 31 मार्च 2025 की क्लोजिंग की तैयारी करते हुए यह जरूर इंश्योर करो कि आपने अपनी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम टाइमली पे करी हो और सूटेबल पॉलिसी जरूर ली हो। 31 मार्च 2025 आए उससे पहले अपना कैपिटल गेन का टैक्सेशन जरूर कंट्रोल में रख सकते हो। कुछ चीजें जो है ध्यान में रखनी है, उन्हें नोट करो। फर्स्ट, अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है किसी भी शेयर्स या म्यूचुअल फंड का, तो 23 जुलाई 2024 से पहले उस पर 10% टैक्स है, और 23 जुलाई 2024 के बाद उसके ऊपर 12.5% टैक्स है। हाँ, बट टैक्स कैलकुलेशन निकालने से पहले यह जरूर ध्यान रखना कि पूरे कैपिटल गेन में 1,25,000 रुपए तक टैक्स फ्री है। सेकेंड पॉइंट जो आपको कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान रखनी है वह यह है कि अगर आपने कोई भी तरह का कैपिटल गेन हो, चाहे शेयर्स का क्यों ना हो, और आपने उस कैपिटल गेन के अगेंस्ट में सेक्शन 54EC के एग्जेम्पशन क्लेम करना चाहते हो, तो NHAI या REC के 5 years लॉक इन वाले टैक्स एग्जेम्प्टेड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो। जी हाँ, अगर आपने किसी भी प्रकार का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हुआ है, तो 31 मार्च से पहले पहले या 6 months from the date of such capital gain, you have to invest the capital gain proceeds in the bonds of REC और NHAI as notified अंडर सेक्शन 54EC। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो कैपिटल गेन की टैक्स प्लानिंग में चेक करनी है कि अगर आपने कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची है या आपने कोई भी प्रॉपर्टी बेची है जिसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हो या री इन्वेस्ट करना चाहते हो किसी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में, तो सेक्शन 54 या 54F की डिडक्शन जरूर इंश्योर करना, जिससे आप लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन टैक्स बचा सकते हो। ध्यान है, वो लोग बाग 190 करोड़ या 200 करोड़ के अपार्टमेंट्स क्यों खरीदते हैं? वह लोग अपार्टमेंट्स इसलिए नहीं खरीदते कि वह अपार्टमेंट्स उन्हें पसंद हैं, बट इसलिए भी खरीदते हैं क्योंकि वह इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट करने के लिए किसी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने किसी भी प्रकार का कोई भी हेड ऑफ कैपिटल गेन, चाहे डेट म्यूचुअल फंड हो, चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन म्यूचुअल फंड हो या इक्विटी शेयर्स हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का हो, चाहे कमर्शियल प्रॉपर्टी का हो, तो यह सारे फैक्ट्स अपनी ITR में सुटेबली एंड प्रॉपरली डिस्क्लोज जरूर करना, नहीं तो बाद में डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस या 148 में नोटिस जरूर आएगा। स्टिल कोई प्रॉब्लम लगती है और डिस्कस करना चाहते हो तो डोंट फॉरगेट टू मैसेज मी, आई विल बी रेडी टू हेल्प यू आउट। जैसे किसान हार्वेस्टिंग सीजन करता है वैसे ही ये भी टैक्स हार्वेस्टिंग सीजन है, और 31 मार्च 2025 से पहले अगर एक स्मार्ट इन्वेस्टर हो और अपनी टैक्स प्लानिंग अच्छे से करोगे तो काफी अमाउंट टैक्स का बचा सकते। जैसे कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने शेयर मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इट इज ओनली आफ्टर अक्टूबर टिल डेट द मार्केट इज ऑन अ डाउनवर्ड ट्रेंड, और बहुत सारे केसेस में ऐसा होगा कि फाइनेंशियल ईयर के कुछ महीने आपके बहुत प्रॉफिटेबल हैं, बट आज की डेट में आपका इन्वेस्टमेंट आपकी होल्डिंग कॉस्ट से भी नीचे आ गया। सो डरो मत मेरे दोस्तों, यह टेम्पररी साइकिल है। इंडियन इकोनॉमी लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा करेगी। इंडियन इकोनॉमी के किसी भी तरह के सेंटिमेंट नेगेटिव नहीं, बट आज इस आपके इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट की जो वैल्यू कम हुई है उसके लॉस का सेट ऑफ पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर के गेन्स में कर सकते हो। करना क्या है, बड़ा ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। आपके लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर 10 लाख रुपए के शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गेन है और उसके अगेंस्ट में आपका कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसा है जिसकी
आज की मार्केट वैल्यू आपकी होल्डिंग वैल्यू या कॉस्ट वैल्यू से भी कम है, तो उन इन्वेस्टमेंट्स को आज की डेट में बेच दो और इमीडिएटली वापस बाय कर लो। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो आपके गेन्स थे, उन गेन्स के अगेंस्ट में जो भी लॉस प्रेजेंट आपको बुक करोगे, होल्डिंग वैल्यू और मार्केट वैल्यू ऑफ योर होल्डिंग इन्वेस्टमेंट्स, वह सेट ऑफ मिल जाएगा और इस सेट ऑफ की वजह से आपकी ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी इस फाइनेंशियल ईयर में कम हो जाएगी। सो घबराओ मत, यह जो वैल्यू फॉल हुई है, इस फॉल का बेनिफिट उठाओ और अपनी टैक्स लायबिलिटी उससे जरूर कम करो। सम जनरल यूजफुल टिप्स फॉर दिस टैक्स हार्वेस्टिंग सीजन 2025। फर्स्ट, अगर सैलरीड एम्प्लॉय हो और एचआरए क्लेम करते हो या एलटीए क्लेम करते हो, तो उनकी स्लिप्स अपने एम्प्लॉयर को टाइमली देना मत भूलना, अदरवाइज एम्प्लॉयर के पास कोई ऑप्शन नहीं होगी अदर देन टू डिडक्ट द टैक्स। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके साल भर के जो भी इनकम अदर देन, अगर एम्प्लॉय हो सैलरीड इनकम आती है, साल भर सैलरीड इनकम के अलावा दूसरी जो भी इनकम है, या बिजनेसमैन हो, आपकी बिजनेस इनकम की साल भर की जो भी टैक्स कैलकुलेशन है, तो दिस इज द लास्ट डेट, yes, this is the last date before which you have to deposit 100% of your tax liability। जी हाँ, I'll repeat, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं और आपको सैलरी की इनकम आती है, तो अदर देन द सैलरी इनकम आपकी जो भी इनकम है उसकी 100% टैक्स लायबिलिटी डिपॉजिट करने की लास्ट। अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपकी बिजनेस की जो भी नेट इनकम पूरे साल में रहेगी, उसके हिसाब से आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी है वह डिपॉजिट करने की आपकी लास्ट डेट। अगर इसके बाद जमा कराएंगे तो गवर्नमेंट आपसे इंटरेस्ट रिकवर करेगी। सो बी ए स्मार्ट सिटीजन and pay your advance tax